हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के अपने वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 2026 एनुअल एग्ज़ाम आरबीएससी क्लास 10 साइंस का इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। इस वीडियो का जो फॉर्मेट है वो एग्जैक्ट आपके एनुअल एग्ज़ाम के बोर्ड सिलेबस के हिसाब से बनाया हुआ है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और ऐसे टाइप के सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन होने वाला है उस पहले क्वेश्चन में 18 MCQs आते हैं और सभी MCQs एक एक मार्क्स के आते हैं। तो इस प्रकार से पहले जो क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन इंक्लूड है। तो इसका जो पहला है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन दी हुई है, इनमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है। तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब रिएक्शन होती है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट इस रिएक्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड है द pH ऑफ द सॉल्यूशन, pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 3, इट्स H+ आयन कंसंट्रेशन इज। अगर कोई सॉल्यूशन है उसकी pH 3 है तो इसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन वो कितनी हो जाएगी, तो वो होगी 10⁻³ - 3m। नेक्स्ट है विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एंटासिड। इनमें से एंटासिड के रूप में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, तो उसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी आंसर हो जाएगा इसका। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा है जो एक नॉन मेटल है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो सिर्फ सल्फर नॉन मेटल है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, फास्फोरस में भी नहीं होती है, आयोडीन में भी नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, डी आंसर है। नेक्स्ट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, तो आंसर है सी। नेक्स्ट है द प्रोसेस यूज्ड टू कंसंट्रेट सल्फाइड ओर्स इज। सल्फाइड जो ओर्स है उसको कंसंट्रेट करने के लिए कौन सा जो प्रोसेस है वो यूज करी जाती है, तो उसको बोलते हैं फोर्थ फ्लोटेशन, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच एल्कोहल इज कन्वर्टेड टू एल्केन ऑन डिहाइड्रेशन। कौन सा एल्कोहल है जो डिहाइड्रेशन करने के बाद में एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा एथेनॉल। इन प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज अक्योर्स थ्रू। प्लांट्स में जो गैसों का एक्सचेंज है वो किसके द्वारा होता है, तो बच्चों प्लांट में गैसों का एक्सचेंज होता है लीव्स के द्वारा, क्योंकि लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं इनके द्वारा गैसों का एक्सचेंज किया जाता है। तो ये जो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपने लीव्स के अंदर, तो आंसर हो जाएगा लीव्स। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है बच्चों नेफ्रॉन। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो आंसर है एड्रिनलिन। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय। अमीबा किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है, उसमें जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कौन सी होती है, तो वो है बाइनरी फिजन। द सेक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल आर। फीमेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स जिनसे उसका जो सेक्स डिटरमाइन होता है, तो वो होता है ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो आंसर हो जाएगा बी। टू करेक्ट मायोपिया वी यूज। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए किस टाइप के लेंस यूज किए जाते हैं, तो वो है कॉनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया को के लिए आता है कॉन्वेक्स लेंस। द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज। जो पैरेलल के अंदर अपन रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं, रेसिस्टर्स को जोड़ते हैं, तो इक्वल रेसिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, तो वो R इक्वल इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 और इन्फिनिट जितनी जोड़ना चाहें वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। विच इज़ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, तो बच्चों कोल,
नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है, नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल है, तो बायोगैस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आंसर हो जाएगा डी। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स एट हायर ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड। हायर ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो टॉक्सिन्स है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, बी। नेक्स्ट है द लॉ रिलेटिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंक्लूड्स इन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हैं इससे रिलेटेड इनमें से कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड कौन सा लॉ इसके अंदर दिया हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा फेराडेज लॉ। द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज। साउंड की एयर में स्पीड कितनी होती है अप्रोक्सीमेट? तो लगभग 342 से 346 तक ये सारा का सारा रहती है। तो एवरेज अपन मानते हैं 340 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बच्चों एयर में जो स्पीड है साउंड की वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से ये 18 MCQs हो जाते हैं पहले क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें 6 फिल इन द ब्लैंक है जिनका अपने को आंसर देना है और सभी एक एक नंबर के हैं। तो पहला है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH, जिसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। इसी का सेकंड है द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो ऐसा यूनिट कौन सी इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर, जिसे ए से लिखते हैं। फिर है द ह्यूमन आई। इन ह्यूमन आई द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन। ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनती है बच्चों? रेटिना में। फिर है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज कॉल्ड। ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्जन क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसमें आधा मोलिक्यूल वाटर का होता है CaSO4 के साथ। फिर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक है ये, और फिर इन द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट्स। प्लांट में फोटोट्रोपिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? तो उसका नाम है ऑक्सिन। तो बच्चों इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन के अंदर 6 MCQs हैं और सभी MCQs के मार्क्स कितना आता है? 1-1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें 12 क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के। हर एक क्वेश्चन का मार्क है 1। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन रेंसिडिटी, गिव वन मेथड ऑफ टू प्रिवेंट इट। रेंसिडिटी को डिफाइन करना है और इसको प्रिवेंट करने की एक आपको मेथड बतानी है। तो देखो, रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड लीडिंग टू अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। रेंसिडिटी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन है किसी भी फूड के अंदर। कौन से फूड में? जिसमें ऑयल और फैट्स हैं उनके अंदर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसके कारण एक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट उस फूड का हो जाता है। और इसके प्रिवेंशन के एक मेथड क्या है? एड एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक BHT। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि BHT है, यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, इस टाइप का जो एंटीऑक्सीडेंट है, या उसमें ऐड करके या फिर उसको एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर भर के हम प्रिवेंशन कर सकते हैं रेंसिडिटी से। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन सोलर फर्नेस वाई। सोलर फर्नेस में यूज होने वाले मिरर कौन कौन से हैं और उसको कौन सा है और उसको क्यों यूज करते हैं? देखो, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस के अंदर कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है इट कन्वर्ट्स पैरेलल सन रेज टू ए फोकल पॉइंट जनरेटिंग हाई टेम्परेचर। क्योंकि ये जो सोलर फर्नेस में यूज होने वाला कॉनकेव मिरर है वो इस सोलर जो सन रेज है जो पैरेलल आती है उनको कन्वर्ट्स करके हाई टेम्परेचर जनरेट करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन
डाइजेशन में बाइल का क्या रोल है? तो पहला है, बाइल इमल्सिफाई फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर लाइपेज एंजाइम एक्शन। जो बाइल जूस है वो क्या करता है, अपने जो फूड में प्रेजेंट फैट है उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर इमल्सिफाई कर देता है, जिसके कारण उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है और जो लाइपेज एंजाइम है उस फैट के ऊपर आसानी से वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। और दोनों का एक एक पॉइंट में आपको आंसर देना है। तो देखो, रोस्टिंग क्या है? हीटिंग और इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट टू ऑक्साइड्स। जो सल्फाइड ओर्स हैं उनको क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर गर्म करते हैं, जिसके कारण वो सल्फाइड ओर्स हैं ऑक्साइड ओर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि कैल्सिनेशन में क्या है, एब्सेंस या फिर लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ही ऑक्सीजन है उसके अंदर कार्बोनेट ओर्स को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिसके कारण उसके अंदर जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है उसमें से रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट है, स्टेट ओम्स लॉ मैथमेटिकली। ओम्स लॉ को मैथमेटिकली स्टेट करना है, बताना है। तो देखो, जो ओम्स लॉ है वो होता है V = IR, यानी कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट प्रोडक्ट रेसिस्टेंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है? तो देखो, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। यानी कि ये उस प्रिंसिपल पर काम करती है जिसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके ऊपर एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार। नेक्स्ट है, नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस। ब्रेन के उस पार्ट का नाम लिखना है जो बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उसका नाम है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ ब्रेन which is responsible for maintaining posture and balance. Next है, define homologous organs. Give one example. homologous organs क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल आपको उसका देना है। तो organs with similar structure but different functions due to common ancestry. एग्जाम्पल है फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड बैट्स। यानी कि वो ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चर में तो सिमिलर होते हैं लेकिन उनके फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं उनके कॉमन एंसेंट्री के अनुसार। जैसे कि मनुष्य का आगे के फोर लिम्स, आगे के जो हाथ हैं वो चमगादड़ के जो आगे के हाथ है उनके हिसाब से ओरिजिन में तो वैसे ही होते हैं, लेकिन इन दोनों का वर्क क्या है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लेशन। नेम वन कॉज। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है, उसका एक कारण बताइए। तो थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर अलाउइंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज टू रीच अर्थ। यानी कि जो ओजोन लेयर का पतला होना, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर का पतला होना ही क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेशन कहलाता है, जिसके कारण क्या होता है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो पृथ्वी तक पहुंचती है। और इसका कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs। नेक्स्ट है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की बैलेंस इक्वेशन है 6CO2 + 6H2O इज, फिर एरो का साइन, फिर है 6H12O6 और 6O2। और इसके लिए जो इसकी प्रेजेंस में होता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर। नेक्स्ट है, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि
लाइट की स्पीड वैक्यूम में और लाइट की स्पीड मीडियम में, इन दोनों का रेशियो है वो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। नेक्स्ट है नेम टू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज है, उनके आपको नाम बताने हैं। तो पहला है एड्स और दूसरा है गोनोरेरिया। एड्स है जो वायरस के कारण होता है और गोनोरेरिया है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। इस प्रकार से अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पहला एमसीक्यू से रिलेटेड, दूसरा फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड और तीसरा है शॉर्ट आंसर टाइप। अब थर्ड टाइप ऑफ जो सेक्शन है इस वीडियो का या अपने इस पेपर का, वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 10 क्वेश्चन होंगे, 30 से 40 वर्ड्स में इसके आंसर आपको देने रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर। आपको इसका आंसर भी देना है। तो देखो, मेटल्स है वो गुड कंडक्टर क्यों होती है और नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों नहीं होती है। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल्स के लिए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर एटम्स possess loosely held valence electrons that are free to move throughout the metallic lattice acting as charge carrier। जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनके अंदर जो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री होते हैं, जिसके कारण उसकी पूरे मेटेलिक लैटिस है उसमें थ्रू आउट वो मूव कर सकते हैं और इसके कारण चार्ज कैरी होता है। जबकि जो नॉन मेटल्स है वो पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। सारे बॉन्ड्स हैं जो टाइटली बाउंड होते हैं, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने के लिए या इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं होते हैं, जिससे वो पुअर कंडक्टर हो जाते हैं। 5th क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विथ एग्जांपल्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है, उनको एग्जांपल सहित आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कंटेन्स ओनली सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड। इट मीन्स जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो केवल सिंगल होता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बीच में, और ये हाईली सैचुरेटेड होते हैं इनमें हाइड्रोजन के कारण। जबकि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल है एल्केन्स, और इसमें ये जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं। और जब जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन के मैकेनिज्म को आपको डिस्क्राइब करना है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक होता है, और यूजिंग फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग वाया टेम्परेरी आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड pseudopodia to engulf food into food vacuole where enzymes digest it. Nutrients are then absorbed into the cytoplasm used for energy assimilation and waste is expelled. Egestion. This entire process involves ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion, similar to their animals but occurring within a cell। यानी कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक टाइप का होता है और फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा होता है। इस फेगोसाइटोसिस के लिए कुछ टेम्पररी आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें pseudopodia बोलते हैं। वो फूड को इसकी वैक्यूल में एनगल्फ करवाने के काम में आते हैं, और वहीं इस वैक्यूल के अंदर ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर। और इस साइटोप्लाज्म है वो एसिमिलेशन के द्वारा
वेस्ट को या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और इसका जो वेस्ट है इसी सेल के द्वारा इजेशन प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, इजेशन है, ये सारी की सारी प्रोसेस मिलकर पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम या जो मैकेनिज्म बनाती हैं इसके न्यूट्रिशन के, और ये सारा प्रोसेस होता है केवल एक सिंगल सेल में। क्वेश्चन 7 है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट विथ लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम के साथ जो वर्किंग है ह्यूमन हार्ट की उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, द हार्ट पंप्स ब्लड इन ए डबल सर्कुलेशन। ब्लड के अंदर हार्ट है, डबल सर्कुलेशन में होता है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके राइट साइड के अंदर, राइट आर्टरियम के अंदर प्रवेश करता है। कहाँ से? बॉडी से, और राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाने के बाद में वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बाद में इस लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आएगा, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बाद में कहाँ? एंटायर बॉडी के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये आपका हार्ट का एक फिगर दिया हुआ है जो आपको कंप्लीट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपको स्टेट करने हैं। तो देखो, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्क्राइब हाउ लाइट बेंड्स व्हेन क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट मीडिया कंसिस्टिंग ऑफ टू मेन प्रिंसिपल्स। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वे डिस्क्राइब करता है कि किस प्रकार से जो लाइट है दो डिफरेंट मीडिया को क्रॉस करती है तो बेंड हो जाती है, और इसके लिए मेनली दो प्रिंसिपल आते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि ये जो अगर अपने पास रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद में जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और जहाँ पे आके ये दो इंसिडेंट्स होता है, ये सभी कहाँ रहते हैं? एक ही लेयर पे रहते हैं, सेम प्लेन पे रहते हैं। और दूसरा जो लॉ ऑफ सेकंड लॉ है जिसे स्नेल्स लॉ कहते हैं, वो क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल इंसिडेंट्स, यानी कि साइन आई, और द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि साइन आर, ये क्या है? कांस्टेंट होते हैं एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, और इसका कलर ऑफ लाइट एंड गिवन कलर ऑफ लाइट, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर है वो हर एक लाइट के लिए क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। This constant n21 is known as the refractive index of the second medium with respect to the first. Next question number 9 है, derive the expression of equivalent resistance when three resistors are connected in series. सीरीज कॉम्बिनेशन में तीन रेसिस्टेंस के हैं, कनेक्ट हैं, तो आपको इन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको उसका निकालना है। तो देखो, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट आर इक्विवेलेंट फॉर थ्री रेसिस्टर्स आर R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन सीरीज इन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इन सीरीज जो करंट I इज द सेम थ्रू आउट R1, R2 एंड R3। टोटल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1, V2 एंड V3। अगर हम V इज इक्वल टू IR के अंदर इसकी वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, तो अब इसमें से हम I कॉमन ले लें, या इसको IR इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ये I कॉमन आ जाएगा ना, तो I सबसे कट जाएगा, तो R इक्वल क्या हो जाता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से अपना जो तीनों रेसिस्टेंस है रेसिस्टर्स के वो इस प्रकार कनेक्ट होने पर
तीनों के टोटल योग के बराबर, टोटल सम के बराबर R इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द ऑक्सीजन इन फोटोट्रोपिज्म व्हेन एन एक्सपेरिमेंट आउटलाइन। ऑक्सीजन प्रमोट्स सेल एलोंगेशन ऑन द शेडेड साइड ऑफ द स्टेम। ऑक्सीजन है ना, वो स्टेम की जो शेडेड साइड है उसको और एलोंगेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है, जिसके कारण जो स्टेम है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। अगर इसका एक्सपेरिमेंट करके देखें तो अपन क्या करें, एक प्लांट है उसको इलिटरेट लाइट के अंदर रखते हैं, उसका टिप है थोड़ी सी देर बाद में क्या हो जाता है, इस थोड़े टाइम के बाद में बेंड हो जाता है और किधर, जिधर लाइट है उस साइड के अंदर घूम जाता है। इसका मतलब जो डार्क साइड है उधर ऑक्सीजन की डेंसिटी या फिर ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा हो जाती है शेडेड साइड में, जिससे वो लाइट की साइड में टर्न हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ रेशियो। मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसको एक रेशियो के साथ आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो देखो मोनोहाइब्रिड का मतलब है कि केवल आपको एक ही कैरेक्टर लेना है। तो एक कैरेक्टर ले लिया टाल वाला, तो जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और दूसरा है ड्वार्फ स्मॉल टी से। जब इनके गैमेट्स के अंदर क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी कैरेक्टर्स का जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, जो कि हाइब्रिड टॉल होती है। अब इसी के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है। F1 पीढ़ी के सीड्स में जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन, तो इनके जो गेमेट्स हैं वो गेमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएंगे, और F2 जनरेशन में कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कि टोटल 2 प्रकार के प्लांट्स आएंगे, जिनमें 3 तो क्या होंगे, लंबे होंगे और एक ड्वार्फ हो जाएगा। तो इसका जो इस जो F1 पीढ़ी में और F2 पीढ़ी में जो क्रॉस करवाने के बाद में 3 लंबे और एक ड्वार्फ प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर इसका अपने ये तो थे इसके फिजिकल फिनोटाइप रेशियो है। अगर हम इसका जीनोटाइप रेशियो देखें तो यहाँ देखो एक टाल है, 2 हाइब्रिड है और एक क्या है, इसमें ड्वार्फ है। तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा 1:1 और फिनोटाइप है 3:1 और जीनोटाइप है 1:2:1। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एज ए सोर्स, मेंशन 1 डिसएडवांटेज। तो देखो एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें क्या होती है, हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, क्लीन एनर्जी होती है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है। यानी कि हाई एनर्जी डेंसिटी, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल है, जैसे कि यूरेनियम और थोरियम है, उससे बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। 1 किलोग्राम यूरेनियम से 225 टन कोयले के बराबर की जो एनर्जी, 2500 टन जो कोयले से जितनी एनर्जी प्राप्त होती है उतनी 1 किलोग्राम यूरेनियम से प्राप्त हो जाती है। क्लीन एनर्जी, क्योंकि ये ज़्यादा हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं करती है, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है, और जो पोल्यूटेंट्स हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं टर्म्स ऑफ एमिशन के अंदर। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन ऑपरेट कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट नीडिंग फ्रिक्वेंट रिफ्यूलिंग। अब इसमें रिफ्यूलिंग ज़्यादा बार बार रिफ्यूलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एक बार रिफ्यूल करने के बाद में बहुत टाइम तक जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो सकता है। इसमें डिसएडवांटेज क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल,
यानी कि जब न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करी जाती है तो इसके कारण बहुत सारे हेजार्डस रेडिएटिव वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो इनको डिस्पोज करना वेरी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अब ये लॉन्ग टर्म में हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए रिस्की होते हैं। क्वेश्चन 13 है, एक्सप्लेन फूड चेन एंड फूड वेब विथ वन एग्जाम्पल ईच। फूड चेन और फूड वेब को आपको एक्सप्लेन करना है और सबका एक एक एग्जाम्पल देना है। तो देखो, ए फूड चेन इज ए लीनियर सिंगल पाथवे सीक्वेंस शोइंग हाउ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप प्रेडेटर्स। एक प्रकार से फूड चेन लीनियर होती है और सिंगल पाथवे होता है कि इसमें एनर्जी का किस प्रकार प्रोड्यूसर से लेके हाईएस्ट प्रेडेटर तक एनर्जी का फ्लो होता है। तो देखो, आपके सामने एक गार्डन की फूड चेन है जिसमें ग्रास है, प्रोड्यूसर का काम करती है, ग्रास ऊपर प्राइमरी प्राइमरी फिर ये सेकेंडरी और टर्सरी, इसके अंदर क्या रहते हैं, ये प्रेडेटर्स रहते हैं, और ये लास्ट में ईगल है जो हाईएस्ट कंज्यूमर हो गया। फूड वेब क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है मल्टीपल फूड चेन्स का, और इनको डाइवर्स फीडिंग रिलेशनशिप इसमें क्या होती है, रिप्रेजेंट करता है उसको, और एक प्रकार से पूरा एक इकोसिस्टम बनाता है। जैसे कि फोक्स है, रेबिट को ईट कर लेती है, और माइस और रेबिट्स बर्ड्स इन सबको जो फोक्स है वो खा सकता है। ठीक है, तो थर्ड जो फोर्थ है सेक्शन वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। 60 से 80 वर्ड्स के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना रहता है, और इनके अंदर डायग्राम भी हो सकते हैं। तो जैसे 40 नंबर क्वेश्चन है, उसका पहला है बैलेंस द गिवन इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। जो आपकी जो इक्वेशन है ये Fe+H2O Fe3O4+H2, ये इसको बैलेंस करना है और इसमें किस प्रकार की रिएक्शन है ये। तो देखो, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज, यहाँ पे देखो एक आयरन है और यहाँ पे 3 आयरन के मॉलिक्यूल है, तो अपन 3 आयरन के मॉलिक्यूल के आगे 3 लगा के इसको बैलेंस कर सकते हैं। फिर H2O, यहाँ पे ऑप्शन 1 है, यहाँ पे 4 है, तो अपन इसके आगे भी 4 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि इसमें जो या फिर एक और है इसका नाम जिसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आयरन इज ऑक्सीडाइज टू आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन है जो आयरन ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो H2O है वो रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन गैस के अंदर, तो इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट इसी का 14 नंबर क्वेश्चन का बी है, एक्सप्लेन कोरोजन एंड रेंसिडिटी विथ प्रिवेंशन मेथड्स। कोरोजन और रेंसिडिटी को आपको एक्सप्लेन करना है और इनकी प्रिवेंशन की मेथड्स भी आपको बतानी है। तो देखो, कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय एनवायरमेंटल रिएक्शंस, एग्जांपल रस्टिंग आयरन। तो कोरोजन एक प्रकार की धीरे धीरे मेटल का डिस्ट्रक्शन है एनवायरमेंटल रिएक्शन के कारण, और जैसे कि आयरन का रस्टिंग। जबकि रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ऑयल्स ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड, यानी कि रेंसिडिटी क्या है, फूड के अंदर फैट और ऑयल्स की ऑक्सीडेशन को रेंसिडिटी कहते हैं। और ये फूड लीडिंग टू द बैड टेस्ट स्मेल, जिस इस रेंसिडिटी के कारण फूड है जो बैड टेस्ट देने लग जाता है और स्मेल देने लग जाता है, और उसको जैसे कि स्टेल चिप्स, जो अपनी चिप्स का जो पैकेट होता है वो सड़ जाता है, बास मारने लग जाता है, तो उसके अंदर ये चीज़ें रेंसिडिटी आती है। अब देखो, इसकी प्रिवेंशन की मेथड देखें, बोथ आर ऑक्सीडेशन प्रोसेस प्रिवेंटेड बाय लिमिटिंग एक्सपोजर ऑफ टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर वाया कोटिंग ऑफ फॉर मेटल एंड एयरटाइट स्टोरेज ऑफ फूड। यानी कि दोनों ही ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। अगर हम किसी भी तरीके से इन दोनों चीज़ों में ऑक्सीडेशन के एक्सपोजर को बंद कर दें तो क्या होगा, ना तो रस्टिंग होगी और न ही ना तो कोरोजन होगा और न ही रेंसिडिटी होगी। तो इसको बचने के लिए क्या किया जाए, कोरोजन के लिए तो जो भी
है उसके ऊपर क्या करें, मेटल्स के ऊपर कोटिंग कर दें किसी भी पेंट की या किसी दूसरे नॉन रिएक्टिव मटेरियल की, तो इसका कोरोजन रुक जाएगा। और जबकि अगर हम रेंसिडिटी रोकना चाहते हैं तो फूड को एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर के अंदर हम उसको स्टोर कर सकते हैं, जिसके कारण उसकी रेंसिडिटी नहीं होगी। नेक्स्ट है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन ब्रीफली। आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका लेबल डायग्राम बनाना है और यूरिन फॉर्मेशन को नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन को आपको ब्रीफली समझाना है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन अक्योर्स विद इन द नेफ्रॉन्स, जो कि किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। उसमें 3 मेन प्रोसेस होती है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ब्लड फ्लोज अंडर द हाई प्रेशर थ्रू द ग्लोमेरुलस, जिसे अपन कैपिलरी क्लस्टर बोलते हैं। वाटर, ग्लूकोज, साल्ट्स, यूरिया एंड एमिनो एसिड्स आर फिल्टर्ड आउट बट बोमेन्स कैप्सूल वाइल ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स स्टे बिहाइंड। ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, इस बोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है, हाई प्रेशर के कारण इस कैप्सूल के अंदर जो वाटर है, ग्लूकोज है, साल्ट, यूरिया, एमिनो एसिड्स, ये सारे फिल्टर आउट हो जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। एज द फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू द रेनल ट्यूब, जब फिल्ट्रेट है इस रेनल ट्यूब के अंदर क्या करता है, आगे मूव करता है, तो पीसीटी लूप्स ऑफ हेनले डीसीटी, यानी कि जो पीसीटी है और ये डीसीटी है, ये क्या करता है, जिसको अपन रेनल ट्यूब बोलते हैं या हेनले लूप बोलते हैं, उसमें जो एसेंशियल सब्सटेंस है जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, साल्ट है और रिक्वायर्ड वाटर है, इसको दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि रीअब्जॉर्ब करके और वापस इसके चारों तरफ जो सराउंडिंग कैपिलरीज होती है उसमें उसको वापस भेज दिया जाता है। फिर थर्ड है ट्यूबुलर सीक्रेशन। जो वेस्ट है जैसे कि यूरिया, एक्सेस आयंस किसके, हाइड्रोजन और पोटेशियम के, और ड्रग्स आर एक्टिवली सीक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूबुल्स, फाइनलाइजिंग द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, ये ब्लड के अंदर इस ट्यूबुल्स में से सीक्रेट कर दिया जाता है और लास्ट में क्या बनता है, यूरिन बनता है। द फाइनल यूरिन इज कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट। जो फाइनल यूरिन है वो इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इसको पास्ड टू द रेनल पेल्विस, फिर इसको रेनल पेल्विस के अंदर आगे पास कर दिया जाता है और फिर यहाँ से कहाँ जाता है, यूरेटर के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट द मिरर फॉर्मूला एंड द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो देखो, द मिरर फॉर्मूला रिलेटिंग फोकल लेंथ एफ, इमेजिंग डिस्टेंस वी एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इनको क्या करता है, रिलेट करता है। और रिलेट करने के बाद में क्या आता है आपका मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है। और मैग्नीशियन फॉर्मूला क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, यानी कि जो मैग्निफिकेशन m है वो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को डिनोट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसको ये जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का या मिरर फॉर्मूला है, ये दोनों ही प्रकार के स्फेरिकल जो मिरर्स हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इन दोनों में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है और
कॉनकेव मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में 27 की डिस्टेंस है सेंटीमीटर की, ऑब्जेक्ट की साइज है 7 सेंटीमीटर और उस जो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। अब आपको ये बताना है कि इस मिरर के सामने स्क्रीन कितनी दूर पर रखी जाए कि एक शार्प फोकस्ड इमेज उसके अंदर प्राप्त हो सके। अब और फिर आपको इमेज की साइज और उसकी नेचर के बारे में भी पता लगाना है। तो देखो बच्चों, अपने को इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, पहला तो दिया हुआ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो है 7 सेंटीमीटर। क्योंकि अब अपना जो कार्तिकेयन पद्धति है उसमें अपन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की साइड में रखा जाता है, तो इसको प्लस में काउंट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट -27 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो इसमें माइनस में आएगी 27 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ भी माइनस में आएगी 18 सेंटीमीटर। अब अपने को साइज ऑफ इमेज आई निकालना है। तो मिरर फॉर्मूला जैसे अपने पास दिया हुआ है 1/f = 1/v + 1/u। इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो f की जगह तो f की वैल्यू, u की जगह u की वैल्यू। तो वैल्यू पुट करने के बाद में फर्दर अपन कैलकुलेशन करते जाते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद में 1/v = 1/-54 अपने पास आंसर ये आता है। अब क्योंकि दोनों ही इन्वर्टेड है, इसलिए अगर अपन v की वैल्यू निकालें तो -54 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा, ऑब्जेक्ट से जो इमेज है कितनी दूर बनेगी 54 सेंटीमीटर। कहाँ रखा हुआ होगा ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ होगी 54 सेंटीमीटर दूर, और किस साइड में होगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में। अब इसका मैग्नीफिकेशन देखें तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगा -54 और इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -27। और जैसा कि इसमें दिया हुआ है माइनस चिन्ह इसके साथ आता है, इन सबको सोल्व करेंगे तो -2 आएंगे। यानी कि मैग्नीफिकेशन है -2, दुगुना हो जाएगा। इमेज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से दुगनी हो जाएगी। तो यानी कि ऑब्जेक्ट अगर 7 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितने सेंटीमीटर की होगी, 14 सेंटीमीटर की होगी। अब देखो, क्योंकि अगर अपराइट होता तो प्लस का चिन्ह आता, लेकिन ये तो क्या है, उल्टा बना हुआ है, इन्वर्टेड बना हुआ है, इसलिए इसमें माइनस का चिन्ह है। तो बताओ इमेज कैसी होगी। इमेज सबसे पहले तो देखो सेम साइड में बनी हुई है। ये जो कॉनकेव मिरर है इसी की यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज बन गई, तो सेम साइड में बनी हुई है, इसका मतलब रियल है। दूसरा, ये माइनस का चिन्ह आया है, इसका मतलब उल्टी है, इन्वर्टेड है। और डबल है मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट से बड़ी है, डबल साइज की है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अब आगे हम दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स विथ लेबल डायग्राम इन फ्लावर पार्ट्स इन्वॉल्व्ड। यानी कि आपको जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है और लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर आपको बनाना है। तो देखो लेबल डायग्राम देखते हैं। ये किसी फ्लावर की ओवेरी है, ये इसके पेटल्स है, और ये देखो ये स्टिग्मा और ये स्टाइल और ये ओवेरी, ये तो हो गई इसकी पिस्टिल, फीमेल पार्ट हो गया। और ये जैसे देखो ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ठीक है। और ये हो गया इसका स्टेमन हो गया, और ये हैं इसके सेपल्स। तो इस प्रकार से अपना एक रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो सेक्सुअल जो पार्ट है या जो फ्लावर है इसका अपन ने डायग्राम आपको डिस्क्राइब किया है। और इसकी जो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्लोरिंग प्लांट्स हैं उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पोलन्स का जो ट्रांसफ़र है वो एंथर से स्टिग्मा तक होता है, और इस प्रकार इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। इस पोलिनेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, किसमें, ओव्यूल्स के अंदर होगा, और लीडिंग टू सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन।
जिसके कारण सीड बनती है और फ्रूट बनता है। और ये जो की पार्ट्स हैं इसमें क्या क्या होंगे, स्टेमन होगा जिसमें एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल होगा जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी बनते हैं। तो बच्चों ये था आपका सेक्शन 4 जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे 4। अब है आपका लास्ट सेक्शन जिसे बोलते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन से डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। ये हर एक क्वेश्चन इसमें 4 मार्क का आएगा और क्वेश्चन होंगे इसमें 3। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, एक्सप्लेन डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एंड देयर करेक्शन विद रे डायग्राम। आपको क्या करना है, आई, ह्यूमन आई है उसका स्ट्रक्चर आपको बताना है, उसकी वर्किंग बतानी है, आई के जो डिफेक्ट्स हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इनको एक्सप्लेन करना है, और इनको करेक्ट करने के लिए आपको कौन कौन से जो करेक्शन के लिए जो रे डायग्राम है वो आपको बनाने हैं। तो देखो ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है, 4-5 चीज़ें आएगी, कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल, लेंस, सीलियरी मसल्स, रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स। देखो इसमें आपको डायग्राम के लिए नहीं बोला है ना, तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम केवल इसने करेक्शन रे वाले डायग्राम मांगे हैं तो वो आपको बनाने हैं। तो देखो कॉर्निया क्या होता है, एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होती है जो कि मोस्ट ऑफ इनकमिंग लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। फिर आइरिस और पिपिल क्या होती है, आइरिस एक मस्कुलर डायफ्राम होता है, पिपिल रेगुलेट करता है कितनी अमाउंट में लाइट अपने आई के अंदर एंटर करेगी। जबकि जो लेंस है वो क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है इसमें, और ये क्या है अपनी शेप को चेंज कर सकता है, यानी कि इसमें अकोमोडेशन की पावर होती है जिससे कि ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने में काम में आती है। फिर है सीलियरी मसल्स, ये मसल्स क्या होती है अपने लेंस को, उसकी थिकनेस को एडजस्ट करने के काम में आती है। फिर है रेटिना, वो स्क्रीन होती है जहाँ पर रोड्स और कोन्स पाए जाते हैं और यहाँ इमेज फॉर्मेशन होता है। फिर है ऑप्टिक नर्व, यहाँ से जो न्यूरल सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक इन ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा भेजे जाते हैं। अब ये तो था इसका मैकेनिज्म या स्ट्रक्चर। अब ये किस प्रकार से काम करती है बच्चों, तो देखो लाइट जैसे ही इस कॉर्निया में आती है, पीपुल है वो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी लेंस तक और उसके बाद में उसका फोकस होगा और एक इन्वर्टेड इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर, और रेटिना पर जो सीलियरी मसल्स हैं वो इस लेंस की थिकनेस को अल्टर करती है, कम ज़्यादा करती है, और इसको रिलैक्स, ये जो कम ज़्यादा करने में क्या होता है, अगर लेंस को थिन पतला कर देती है इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंट पे है, दूरी पे है, और उसको अगर मोटा कर देती है इसका मतलब ऑब्जेक्ट नियर ऑब्जेक्ट है, यानी कि पास में अगर कोई चीज़ रखी है उसको देखना है तो अपनी जो लेंस है वो मोटा हो जाएगा, और अगर दूर की चीज़ है उसको देखना है तो लेंस पतला हो जाएगा। और जो सिग्नल्स हैं इस रेटिना से, सॉरी इस कॉर्निया से जो इस रेटिना से जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ पर अपने ब्रेन तक पहुँचाए जाते हैं, और यहाँ पे उसको जाके यहाँ इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना पे, तो ब्रेन में जाकर वो अपराइट सीधी हो जाती है और उसका 3D परसेप्शन बनता है। इस प्रकार से हमें दिखाई देना अपने आँखों से दिखाई देता है। फिर देखो कुछ डिफेक्ट्स आते हैं अपने इन आँखों में, तो इन डिफेक्ट्स में 2 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, एक तो मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को नियर साइटेडनेस बोलते हैं और इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है। तो मायोपिया क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर ब्लरी, यानी कि मायोपिया में जो पास में होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं, जबकि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं वो हमें ब्लर दिखाई देते हैं। द आईबॉल बिकम्स टू लॉन्ग और द लेंस टू थिक, जो आईबॉल है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है और लेंस मोटा हो जाता है, जिसके कारण जो लाइट रेज हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के वो अपने कॉर्निया के पास में सामने आके गिरती है।
और इसको करेक्शन के लिए क्या करते हैं, इसके सामने एक, जैसे ये देखो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आने वाली रेज है वो गिरनी तो कहाँ चाहिए, रेटिना के ऊपर। लेकिन लेकिन होता क्या है, अगर मायोपिया है तो इस रेटिना से पहले ही सारी की सारी जो रेज है वो कन्वर्ज हो जाती है, यहाँ आके कन्वर्ज हो जाएगी और इमेज रेटिना पे न बन के इसके सामने बनती है। सामने बनने के कारण एक ऐसी इमेज बनती है ब्लरी। इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। तो देखो आंखों के सामने ये कॉनकेव लेंस रखा हुआ है, रखा होने के कारण क्या होता है, एक सूटेबल पावर का जो कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, जो यहाँ से जो रेज कन्वर्ज हो रही थी ये यहाँ आके थोड़ी डाइवर्स हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी तो फिर आँख पे अंदर लेंस से वापस कन्वर्ज होगी तो सीधी रेटिना के ऊपर जाके कन्वर्ज होगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक हमें जो ब्लरी इमेज थी वो अब क्लियर इमेज के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मायोपिया नियर साइटेडनेस में कौन सा लेंस है वो यूज किया जाता है, तो उसका आंसर है कॉनकेव लेंस। फिर हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, इसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो क्लियर होते हैं लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ब्लरी दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, आई बॉल है वो आई बॉल थिक हो जाती है, द आई बॉल इज टू शॉर्ट और द लेंस टू थिन, थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट्स हैं नियर बाई के वो क्लियर दिखाई नहीं देते हैं और दूर के क्लियर दिखाई देते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर अपनी आँख ठीक है तो वही बात है, ऑब्जेक्ट की इमेज जाके रेटिना पे बनती है। लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है उसमें क्या होगा, जो कन्वर्जन होगा इस इन रेज का वो रेटिना पे न होकर रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि यहाँ भी ब्लरी इमेज बनती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए एक कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस है उसका यूज किया जाता है। तो आंखों के सामने कन्वर्जिंग लेंस रखेंगे एक सूटेबल पावर का, तो इसका जो कन्वर्जन है अब रेटिना के पीछे न होके कहाँ होता है, मेन पॉइंट के ऊपर। कौन से पॉइंट के ऊपर, रेटिना के ऊपर, जिसके कारण हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या कह रहा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो इन potential difference across all resistor is the same and the equal of the source voltage। जो सोर्स वोल्टेज है उसके इक्वल होता है पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा जितने भी रेसिस्टेंस अपन इसमें यूज करते हैं। लेकिन जो करंट है वो स्प्लिट हो जाती है सभी रेसिस्टर्स के ऊपर, और हर एक रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के हिसाब से उसमें अलग अलग क्वांटिटी में उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो आई क्या होगा, आई है जो I1 I2 I3 एंड सो ऑन, आई इसमें अलग अलग रहेगा। अब ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो हमें आई निकालना है, तो आई निकालना है तो V अपॉन आर हो गया। अब पहला रेसिस्टेंस है तो I1 V अपॉन R1 हो जाएगा, दूसरा रेसिस्टर है तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 हो जाएगा, तीसरा है तो V अपॉन R3 हो जाएगा। अगर इन सबको अपन जोड़ देते हैं, एक इन सबको अपन क्या करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं, तो I इक्वल हो जाएगा V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3 इन सब के सम के इक्वल में। अब बच्चों I का मतलब तो वही V अपॉन R होता है, तो यहाँ हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करेंगे, तो V R इक्वल क्या हो जाता है, ये सब अपन इसमें जोड़ देंगे और V इन सब से कॉमन आके कट जाएगा, तो R इक्वल इज इक्वल टू हो जाता है R1 R2 और R3, और जितने भी रेसिस्टेंस दिए हुए हैं रेसिस्टर्स दिए हुए होते हैं उन सबके सम के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेसिस्टेंस का वैल्यू या एक्सप्रेशन कर लेते हैं इसका कॉम्बिनेशन का। इसी का सेकंड है द गिवन सर्किट कैलकुलेट द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी
ऑफ R1 2 ओम, R2 3 ओम एंड पैरेलल। ये तो पैरेलल है, और जो R3 है वो है सीरीज में है, जबकि उसमें बैटरी है जो 12 वोल्ट की इसमें ऐड है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, R1 दिया हुआ है 2 ओम, R2 3 ओम, R3 6 ओम, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, वो है 12 वोल्ट। अब हमें निकालनी क्या है, करंट, यानी कि I निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो रेसिस्टर है, उसमें R1 और R2 तो पैरेलल दिए हुए हैं, और R3 कैसे दिया हुआ है, सीरीज में। तो पैरेलल दिया हुआ है R1 R2, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, R पैरेलल का, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर है, तो हमें I निकालना है, तो V अपॉन R। ठीक है, तो सब अगर हम इसको आगे जब निकालते हैं तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस R2, 1/R2, इस तरीके से अपने पास आएगा। तो देखो 1/R1 मतलब 1/2, 1/3, इन सब का अपन आगे कैलकुलेट करेंगे तो 5.6 ओम, और R पैरेलल हो जाएगा 1.2 ओम। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो फिर जो सीरीज वाला इसमें टोटल करेंगे तो देखो 1.2 प्लस 1.6, तो कुल मिला के पूरा रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7.2 ओम। ओम्स लॉ के अनुसार इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे आई की, तो V अपॉन R आता है, तो V कितना है 12, R है 7.2। इसमें जब इसको डिवाइड करेंगे तो नियरली 1.67 एम्पियर आता है। तो बच्चों टोटल करंट है ना, वो इस पूरी बैटरी के द्वारा कितनी आएगी, 1.67 एम्पियर। तो ये तो था अपना क्वेश्चन नंबर 19। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 20। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्कस मेथड्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ इन डिटेल विथ एग्जाम्पल्स फ्रॉम राजस्थान कॉन्टेक्स्ट इफ पॉसिबल। आपको सस्टेनेबल मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज की, उनकी उसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, उसके कंजर्वेशन की मेथड्स को आपको डिस्कस करना है। तो देखो सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंश्योर रिसोर्सेज लास्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर अपन नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट सस्टेनेबल तरीके से करें तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आगे चलेगी, जिससे क्या होगा, मेंटेन रहेगी बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी प्रिवेंट होगा, साथ के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट होगा। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस है इसका बैलेंस ह्यूमन नीड विथ इकोसिस्टम, हेल्थ, रिड्यूस पोल्यूशन, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। अगर हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट करें नेचुरल रिसोर्सेज का तो इकोसिस्टम हेल्दी रहेगा, पोल्यूशन रिड्यूस होगा और क्लाइमेट चेंज भी कंट्रोल होगा। अब जैसे है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट के लिए क्या होगा, एफोरेस्टेशन यानी कि प्लांटिंग करनी पड़ेगी। जैसे डिफोरेस्टेशन होता है ना काटना, तो एफोरेस्टेशन होता है दोबारा प्लांट्स लगाना। प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जैसे कि रणथंभौर है, नेशनल पार्क राजस्थान जो टाइगर के लिए है, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है जैसे कि जॉइंट फॉरेस्ट है। इस प्रकार की चीज़ें इसमें प्रोटेक्ट की जाए, जिससे कि जो अपना सस्टेनेबल मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज का वो बनेगा। वाइल्ड लाइफ क्या है बच्चों, सेंचुरीज है जैसे कि सरिस्का है, और उसमें एंटी पोचिंग लॉज है, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है, और जो डेजर्ट में एफोरेस्टेशन है, फाइट इरोजन है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं, प्रोटेक्टेड स्पीसीज जैसे कि ब्लैक बक। इन सब के लिए हम क्या करें, एक प्रकार का कंजर्वेशन लॉज लेकर आएँ, जिससे कि केवलादेव नेशनल पार्क कंजर्वेशन बर्ड थ्रू वाइल्डलैंड मैनेजमेंट, ये इस प्रकार का आइडिया लेके हम जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये था अपना आपका मॉडल पेपर 1, जिसमें हमने एक तरीके से आरबीएससी के जो पैटर्न के अनुसार सेम टू सेम वैसे पैटर्न के अनुसार 20 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसमें दिए हुए क्वेश्चंस आपके
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल रहे होंगे। अगर आपको इस वीडियो आज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।